सबको पता ही है। और उसमें जो लाइव बता सकते हैं वहाँ किस तरह से गुजरी है, वहाँ किस तरह से छात्रों के साथ गुजर रही है। तो नमन जो साथी अपना रोहतक का ही रहने वाला है और वहाँ MBBS 4th ईयर का छात्र है। और जिस तरह से वहाँ पर जो भी सिचुएशन हुई हैं और जो इनका खुद का अनुभव है, वो अपना अनुभव जो है वो आपको नमन ही अच्छी तरह बता पाएंगे। तो एक बार नमन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब जो भी स्थिति वहाँ पे गुजरी है, जो अब वहाँ पे गुजर रही है, जिस तरह से वहाँ पे छात्र जिस भी परेशानी का सामना कर रहे हैं या जो भी सिचुएशन है, अपना भी अनुभव बताओ और जो दूसरे साथी हैं उनके साथ किस तरह की क्या गुजर रही है, वो सारी चीज़ें नमन आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइस। मैं आप सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, स्पेशली सर की साइड से, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात, सबसे पहले तो ये सारी की सारी हमारे साथ चीज़ें शुरू होती हैं 23 को। मैंने 23 को अपनी टिकट बुक करवाई थी, क्योंकि वॉर का सिचुएशन होने वाला था जितना हमें पता था। तो हमने अपनी टिकट्स बुक करवाई। मैंने अपनी टिकट बुक करवाई 70,000 में, जो कि ऑलरेडी प्राइसेस का 3 टाइम्स है। फिर वो 27 तारीख की टिकट होती है और 24 तारीख को बम फटता है एयरपोर्ट के ऊपर। तो सभी के सभी लोग हमें ये बोलते हैं कि आप लोग वहाँ से निकले क्यों नहीं। तो उनको पहले ये बता दिया जाए कि वहाँ पे एयरपोर्ट को उड़ा दिया गया था, तो हम वहाँ से निकल ही नहीं सकते थे एट एनी हाउ। फिर हमसे लोग ये भी पूछते हैं कि आप लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे 25 तारीख को। तो वहाँ पे एम्बेसी हमारी कॉल नहीं उठा रही थी कहीं से भी। हमें सीधा सीधा एम्बेसी की साइड से ऑफिशियली यही बोला गया था कि आप लोग बंकर में रहिए, आप कहीं नहीं जाइएगा और कुछ मत कीजिए, बस आप लोग अपने गाइडेंस का वेट करते रहिए। दूसरी चीज़, हमारे वहाँ पे यूरोप में ये सिस्टम है कि अगर आपकी एक भी एब्सेंट लगती है तो आपका ईयर प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको एक ईयर बैक लगा दी जाएगी। तो हम उसकी वजह से भी अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ के आगे नहीं आ सकते हैं। तो हमें वहाँ पे रहना पड़ा और हमारी क्लासेस उस टाइम पे भी चल रही थी जिस दिन बम फटा। उस दिन हमारे टीचर्स ने हमारी क्लासेस ली, बट फिर भी हमने अगले दिन, अब हम लोग स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, हमारे लिए कोई भी अरेंजमेंट किसी ने नहीं किया, ना यूनिवर्सिटी ने ना एम्बेसी ने। तो लगभग वहाँ के 70,000 ग्रेविंग, जो कि यहाँ के 2,10,000 रुपये होते हैं, उतने पैसे अरेंज करके हम लोगों ने एक बस अरेंज की जो कि हमें बॉर्डर तक लेके जाएगी, वो भी हमारे खुद के रिस्क पे। अगर उसमें उस दौरान हमें कुछ हो जाता है तो एम्बेसी हमारी कोई भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी कि हमारी वजह से कुछ हुआ है। और ऐसे हमारे पास कई सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी है जिसमें एम्बेसी बोलती कि ये हमारा रिस्क नहीं है, कि आप सभी के सभी लोग अपने रिस्क पे जा रहे हैं वहाँ पे, अगर आपको कुछ होता है तो हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। फिर उसके बाद भी हम लोग वहाँ से निकलते हैं जैसे तैसे, 12 घंटे लगते हैं हमें। 25 तारीख को हम निकलते हैं और उससे एक रात पहले हम सब के सब लोग बंकर में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलार्म, हम अलार्म से नहीं जागते, वहाँ पे रात में साइरन बजते हैं। ठीक है, मैं विनित्सा शहर से हूँ, VNMU से, और 4th ईयर का मैं स्टूडेंट हूँ। अभी 3 महीने में मैं 5th ईयर में जाने वाला था। तो अभी हमें ये पता ही नहीं कि वहाँ पे हमारे साथ क्या होगा या हमारी डिग्री का क्या होगा, 4 साल हमारे क्या हुए क्या नहीं। हाँ, बता शुरू करो भाई। तो यही है कि सबसे पहले तो अभी गवर्नमेंट भी बोल रही है कि आप लोग वहाँ पे क्यों जाते हैं, यूक्रेन में आप क्यों जा रहे हैं दूसरी जगह पे। तो मेरे पापा एक आर्मी से रिटायर्ड इंसान हैं, उनके सिंपल पेंशन आती है, तो वो हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं गया था गुड़गांव में SGT यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे प्राइवेटली मांगते हैं कि यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए लगेगा, तो हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम जहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं हम वहीं पे जाएंगे, वहीं पे हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारे पास इतनी सीट्स भी नहीं होती, तो यहाँ पे हम एज ए स्टूडेंट, हमारे लिए सही नहीं है कि हम इतना पे कर पाएँ किसी भी चीज़ के लिए। और फिर जब हम लोग वहाँ से बसेस लेके बंकर के लिए, बॉर्डर के लिए निकलते हैं, तो वहाँ पे 12 घंटे हम बस में निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। फिर उसके बाद जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो इंडियंस की बसेस को बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर ही रोक दिया जाता है। वहाँ से हम सबको पैदल जाना पड़ता है बॉर्डर तक। बॉर्डर पे पहुंचने के बाद वहाँ पे हम लोग एटलीस्ट 2,000 इंडियंस थे। वहाँ पे ना हमारे कहीं पे रहने के लिए कोई बैठने तक की जगह नहीं थी। हम लोगों ने 2 दिन वहाँ पे खड़े खड़े निकाले हैं। ना हम बैठ सकते हैं, ना हम लेट सकते हैं, ना कुछ खाने का, ना पीने का,
ना वहाँ पे इंटरनेट है, ना वहाँ पे हम कहीं पे अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, जो बेसिक एक नीड होती है। और वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आर्मी का एरिया है, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है कि ऐसे बच्चों को बॉर्डर से पास किया जाएगा। और एम्बेसी ने बोला था हमें कि आप लोग बस जाइए बॉर्डर पे और आपको वहाँ से निकाल देंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं वहाँ पे इजिप्शियंस आ रहे हैं, उनको 15 मिनट के अंदर निकाला जा रहा है। मोरक्कन्स आ रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है। नाइजीरियंस आ रहे हैं, निकाला जा रहा है। यूक्रेनियंस को तो उनकी गाड़ियों के साथ निकाला जा रहा है, जो उनके पर्सनल व्हीकल्स हैं। मेरे पास उनके फ़ोटोज़ भी हैं कि वो गाड़ी से निकलते ही नहीं हैं। और यहाँ तक कि इंडियंस की तो वहाँ पे कुत्तों से भी कम की औकात है, क्योंकि वहाँ पे कुत्तों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं। वहाँ पे साइड में एक कैफ़े है, उसके अंदर वहाँ पे खाने पीने का अगर कुछ होता है तो वहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड हियर। ना हम उसके अंदर जा सकते हैं, ना हम वहाँ पे वॉशरूम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और रात में जब वहाँ पे हम लोग रुकते हैं कि यहाँ पे पहले ही हमें 2000 बच्चों के बीच में से, जाहिर सी बात है कोई सिस्टम नहीं है, तो भीड़ में से निकल के जाना बहुत मुश्किल काम है। और तो और फिर वहाँ पे मिलिट्री वाले 15 मिनट में बस एक बच्चे को निकाल रहे हैं। तो आप सोच लीजिए 2000 को कितने टाइम में निकालेंगे वहाँ से। मतलब कोई होप ही नहीं थी कि हमारे निकलने की। वो अगर हम कहीं पे आगे जाते हैं तो रैंडमली किसी को भी निकाल रहे हैं। और जो अगर कोई बच्चा जाके आगे बात करता है या फिर कुछ बोलता है कि हम इतने देर से खड़े हैं, कोई कोई 3 दिन से खड़ा है, कोई कोई 4 दिन से खड़ा है, तो उनको उठाते हैं और पीछे फेंक देते हैं, लिटरली फेंक देते हैं। और अगर फिर भी अगर भगदड़ मचती तो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, एयर फायर करते हैं। और लड़कियों को भी मैंने देखा है कि वहाँ पे कई, मेरे सामने खुद 2 लड़कियां बेहोश हुई हैं वहाँ पे, उनके लिए कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं था। एक को हाइपोथर्मिया हो गया था और एक का इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया था। वहाँ पे उसके लिए कोई इमरजेंसी सर्विस कुछ भी नहीं थी। और रही कई बात फिर हम बच्चों के पास बॉर्डर क्रॉस करने की, तो वहाँ पे अलग अलग नेशनलिटीज़ को पता नहीं क्यों इतनी प्रायोरिटी दी जा रही थी, लेकिन इंडियंस की कोई प्रायोरिटी नहीं थी। बताओ जो भी अच्छा, एक्सपीरियंस कब है तेरा कब वो। कब लौटे हो? कौन से कंट्री से आए हो? हम अभी आए हैं रोमेनिया की कंट्री से। बट हाँ वहाँ पे जब हम रात में रुके हुए थे, तो रात में स्नोफॉल इतनी तेज़ होती है कि जैसे कि मैं अभी वहीं से आया हूँ, तो मैं अभी स्नो बूट्स में ही हूँ। और मैंने इसके नीचे भी अच्छे खासी लेयरिंग की हुई थी, लेकिन वहाँ पे खाना पीना था नहीं। तो वहाँ पे अगर आप एक दिन के लिए आप खड़े रहेंगे तो आपको भी पता है कि कितनी देर में आपके पैरों दुखने लग जाएंगे। वहाँ पे हम खड़े हुए हैं, आगे से भीड़ आ रही है, पीछे से धक्के आ रहे हैं, और वहाँ पे खड़े रहने की जगह तक नहीं है। तो पैर हमारे लिटरली रात में 8 बजे के अराउंड पैर कांपने शुरू हो गए थे मेरे। यहाँ पे मेरी जो मसल्स होती हैं सारी की सारी क्रैम्प में आ गई। पैरों में ब्लड सर्कुलेशन फील होना बंद हो गया। पैर अगर मैं धरती पे रखता हूँ तो पैर दुखता है मेरा। और नींद इतनी आ रही है वहाँ पे, अगर खड़े खड़े चक्कर आ सकते हैं आपको। तो वहाँ पे हम लोग बैग का सहारा लेके वहीं पे खड़े हुए हैं। जितने भी दोस्त आए थे सबके सब अलग अलग हो गए, कोई सिस्टम नहीं था वहाँ पे। तो तो ये आपके साथ और कितने मेरे आपके साथ साथी मेरे थे? मेरे साथ मेरे 4 दोस्त थे। उनमें से सबसे पहले अभी 28 को 11 बजे मैं निकल पाया। और लेकिन जो अभी भी मेरे दोस्त हैं वो अभी भी वहीं पे हैं, उनकी फ़्लाइट्स अभी होंगी। तो आप अकेले आए हैं? हाँ, मैं वहाँ से अभी सबसे पहले निकल के आया हूँ तो वहाँ आप से। अपने जो सिटी थे जहाँ भी, उससे वहाँ तक बॉर्डर तक आप कैसे पहुँचे? क्या वही बताया मैंने आपको कि वहाँ से कुछ 2,10,000 रुपए की हमने हमारी बस अरेंज की। हम स्टूडेंट्स ने खुद पेमेंट की है, किसी ने उसकी कोई स्पेशल पेमेंट नहीं की, किसी ने कोई अरेंजमेंट नहीं की। और तो और जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो यूनिवर्सिटी वालों ने हमारे नाम लिए और बोला तुम लोग अपने रिस्क पे जा रहे हो, तुम लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। तो एम्बेसी जो है, जिस तरीके से अभी सूचना आ रही है कि एम्बेसी कह रही है कि आप बस अपनी कर लीजिए, पेमेंट हम कर देंगे, तो ऐसा कुछ आपको नहीं कहा गया? यूक्रेन के अंदर एम्बेसी ने कुछ नहीं किया है। यूक्रेन के बाहर जब आप रोमेनिया साइड के, पोलैंड साइड के बॉर्डर अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तब गवर्नमेंट ने हेल्प की है। लेकिन यूक्रेन के अंदर जहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं वहाँ से लेके अपने रिस्क पे आपको बॉर्डर तक जाना पड़ेगा, जो कि ये मेरा कुछ 350 किलोमीटर का डिस्टेंस था हमारी साइड से। और जो अगर खार्किव साइड से बात की जाए तो वो तो एकदम ईस्ट साइड में, तो उनके लिए वो और भी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाता है। हम सेंटर में थे एकदम। तो कीव से कितनी दूरी पर थे आप? कीव से हमारा ट्रेन के हिसाब से देखा जाए तो हम 2.5 से 3 घंटे की दूरी पे रहते हैं। तो कीव में भी हमले हो रहे हैं। और 24 तारीख को हमारे विनित्सा में भी अटैक हुआ था, वहाँ का मिलिट्री बेस उड़ाया गया था। और फिर 25 तारीख की रात को वहाँ पे एक पेंट की फैक्ट्री पे अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो उनका एम वहाँ पे नहीं लगा। अगर वो एम लगता तो वो पॉइजनस गैस पूरे के पूरे विनित्सा में फैल जाती, लेकिन वो नहीं लगा बाय चांस। और फिर हम उसी टाइम पे बंकर में गए। अगले दिन हमने अपनी बस बुक की 50-60 जनों ने, और हम वहाँ से निकले। और फिर वहाँ पे जाके जो 2 दिन, वो आपके लिए बस 2 दिन है, लेकिन जो हमारे हिसाब से हैं वो 2 दिन हम नहीं भूल सकते कभी भी, उन 2 दिनों को।
क्योंकि वहाँ पे आपको लिटरली लड़कियों के बाल फाड़े जा रहे थे, उनको लात मार के निकाला जा रहा था। तो वो इंडिया की ही थी या वो और भी पर्टिकुलर इंडियंस को ही कर रहे थे टारगेट, सिर्फ इंडियंस को। रीजन पता लगा कि किस लिए कर रहे हैं ऐसा कुछ हो? रीज़न मेरे को अब एक्यूरेट मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी मेरे दोस्त हैं वहाँ पे जो भी बातें चल रही हैं स्टूडेंट्स के बीच में, तो यही बोल रहे हैं कि इंडिया यूक्रेन का सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से वो गुस्सा हैं और वो इंडियंस को इसीलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं जाने के लिए। और पूछ लो जो कुछ पूछना जो है पूछना है तो। पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा, क्लियर बता आज दूंगा आपने सब। जैसे कहा कि काफी स्टूडेंट फीस की वजह से ही मतलब इतने स्टूडेंट वहाँ क्यों जाते हैं यूक्रेन में पढ़ने के लिए? फीस की वजह से ही, मेन तो यही है, फीस की वजह से है। क्योंकि अभी हम भी ऐसे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि हमने भी नीट के एग्ज़ाम दिए हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि सीट्स इतनी है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ पे नहीं मिल पाता। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी बच्चा बस जिसको सीट नहीं मिल रही गवर्नमेंट में वो अपनी लाइफ के साथ कुछ करे ही नहीं, तो उसको जहाँ पे होप मिलेगी वो तो वहीं पे जाएगा ना। तो वहाँ कितने डिफरेंस वहाँ 30 लाख वहाँ पे आज जो मेरी फ़ीस है, जैसे कि वहाँ पे $400-500 हर साल की बढ़ जाती, तो मेरी जो फ़ीस है वो 6 साल की मेरी 19 लाख से 20 लाख के अंदर पूरी निपट जाती है। लेकिन यहीं पे जब हम एसजीटी में गए थे गुड़गांव में, तो उन्होंने सीधा 1.5 करोड़ के अराउंड पैसे बता दिए थे। तो आप बताइए कैसे अफोर्ड करेगा कोई मिडिल क्लास इंसान? अच्छा वहाँ 1 साल ज़्यादा है 6 साल की 6 साल है, लेकिन वहाँ पे आप लैंग्वेज सीखते हैं और आपकी डिग्री की इंपॉर्टेंस भी वहाँ से ज़्यादा रहती है। तो इंटर्नशिप फिर इसके बाद इंटर्नशिप आप आके यहाँ पे कर सकते हैं चाहे तो, वरना आप वहाँ पे भी डायरेक्ट डॉक्टर बन सकते हैं और आपका लिए पूरे के पूरे यूरोप में आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं, आपको कोई अलग से टेस्ट देना नहीं पड़ता है वहाँ पे। अच्छा पढ़ाई का कंपैरिजन करें यहाँ की और मेडिकल की पढ़ाई वहाँ में कितना कुछ डिफरेंस है? जी पढ़ाई तो देखिए सारे के सारे कॉलेजेस में सेम होती है, बच्चों को खुद पढ़ना पड़ता है। जितने भी टीचर्स होते हैं वो आपके पास आते हैं, वहाँ पे आपको 100% अटेंडेंस, आप एक क्लास की भी छुट्टी नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे आप 75% अटेंडेंस है, तो वहाँ पे आपको हर क्लास में जाना पड़ेगा, टीचर आपसे हर क्लास में पूछता है। अगर आप नहीं देते हैं वहाँ पे, तो आपका वो पहले आपका रिटन टेस्ट भी होता है, आपका ओरल टेस्ट भी होता है, आपको उन दोनों में पास करना पड़ता है। और इन सारों का मिला के आपको मीन मार्क्स आपको 60% लाने ही पड़ते हैं, वरना आप क्वालिफाई नहीं करेंगे अगले ईयर के लिए और आपको बैक लगा दी जाएगी। तो वहाँ से हम नहीं निकल सकते हैं ऐसी सर औसत से सिचुएशन में। कितने बच्चे होंगे अगर आपकी नॉलेज में हो तो? जी एक ही मैं यूनिवर्सिटी में होंगे? एक ही यूनिवर्सिटी में देखिए मैं मिनिमम 50 तो कह ही सकता हूँ जिनको मैं जानता हूँ, रोहतक से। तो आए कितने हैं ये नॉलेज में हो तो? जी मेरे तो जितने फ्रेंड्स थे वो तो निकल के आ गए हैं, बाकी अभी इतना मुझे नहीं पता है, बट कुछ अभी जो हैं उनके बॉर्डर क्रॉस हो गए हैं, लेकिन उनकी फ़्लाइट्स नहीं हैं अभी फ़्लाइट्स का भी वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं चल रहा है। तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फ्लाइट तक का सफर कैसा रहा? देखिए बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फ़्लाइट के बाद वहाँ पे रोमेनिया में सब अच्छा था, वहाँ पे रोमेनियंस लोग ने हमें अच्छा ट्रीट किया, हमें दिन में खाना वगैरह सही मिलता है। बट वहाँ पे वही प्रायोरिटी के हिसाब से है कि पहले गर्ल्स को प्रायोरिटी दी जा रही है हर जगह पे। पता नहीं हम लोगों ने ऐसा क्या किया है कि हम लोग लड़के हैं तो हमें प्रायोरिटी नहीं दी जाती कहीं पे भी। वहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले बॉर्डर पे गए हैं तो बोल रहे हैं पहले लड़कियों को निकाला जाएगा, वहाँ पे फिर जा रहे हैं फ़्लाइट्स के लिए तो पहले बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी पहले लड़कियों को निकाला जाएगा। मतलब लड़कों का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, चाहे उसको कुछ भी हो रखा हो। राइट टू इक्वालिटी का बस वो एक सिस्टम बना के क्रिएट वहाँ के कर माहौल में बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं कैसा रहे खान पान किस तरह से? जी एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप यहाँ से उतनी दूर जा रहे हैं तो आपको सेक्रीफाइस कुछ तो करना पड़ेगा, वरना आप पहली बात तो कोई घर से दूर जाके खुश नहीं होता है, बट वहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरे पास वहाँ की वीडियोस भी हैं, फ़ोटोज़ भी हैं जिसमें कि उनको निकाला भी नहीं जाता है, और ऑडियोज़ भी हैं एम्बेसी से बात करने वाली बच्चों की, जिसमें कि उन्हें डायरेक्टली यही बोल दिया गया है कि आप लोग बंकर में रहिए, आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अभी के लिए, हम आपको कोई एडवाइस नहीं दे तो आप सकते। बंकर में ही रह रहे थे? जी हाँ, बंकर हमारी यूनिवर्सिटी के अंडर में भी थे और हॉस्टल्स के अंडर भी थे। और अभी जो एक लड़का मरा है वो भी ऐसे ही आया है कि वो बस अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गया था और उसी टाइम पे वहाँ पे फायरिंग हुई और वो मर गया वहाँ पे। कर्नाटक साइड से नवीन नाम का एक लड़का था, 4th ईयर का। आप ही की क्लास का था फिर? वो दूसरी यूनिवर्सिटी का था। सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, मेन बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, बहुत, आप समझ नहीं सकते हैं उस प्रॉब्लम को, क्योंकि वहाँ पे कोई सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं था। अब आप 2000 बच्चों को यहाँ पे खड़ा कर देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पहले किसको निकालना है, और वो निकाल भी नहीं रहे थे इंडियंस को। तो आप वहाँ पे ना आपको खाना मिल रहा है, आप फ्रस्ट्रेट खुद होंगे और वहाँ पे हड़दंग मचेगी। वहाँ पे बच्चे गिर रहे हैं तो बच्चे उसी के ऊपर से चले जा रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वहाँ पे।
मेरे दोस्तों को मेरे सामने उठा उठा के ऐसे फेंका गया है। जब भी अगर कोई सामने आ जाता है तो वो तो ट्रेंड है, वो तो मारने के लिए ट्रेंड है, वो सीधे के सीधे लाते हैं, गन पॉइंट कर देते हैं, बोलते हैं कि अगली बार तुमने ऐसा किया तो हम तुम पे गोली चला देंगे। तो वो यूक्रेनियन सोल्जर्स थे। हाँ, वो यूक्रेनियन सोल्जर्स थे। और जब भी वो हमें बोलते हैं कि एक लाइन बनाई जाएगी, तब हम लाइन बनाते हैं और वो साइड से आते हैं, सारे के सारे यूक्रेनियंस 5 मिनट भी वेट नहीं करते हैं, उनको निकाल के ले जाते हैं बॉर्डर से। तो वहाँ पे इंडियंस की, इंडिया के बाहर जितना हम यहाँ पे बोलते हैं कि हम इंडियंस इतने बड़े हैं, हमने ये अचीव किया है, वो अचीव किया है, बाहर हमारी वैल्यू ज़ीरो है, कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है वहाँ पे। बाहर जाने का सिर्फ यही एक मकसद रहता है कि यहाँ पर फीस ज़्यादा है और वहाँ पर बस यही, रीजनेबल हो जाता यहाँ पे जब सीट ही नहीं है, हम कहाँ पे जाएं? अगर हमें यहीं पे मिलेगा तो कोई कोई पागल ही होगा जो अपना देश छोड़ के जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट नहीं है, वहाँ पे हमें -20, 25 डिग्री में रहना पड़ता है, पानी वानी हमें सूट नहीं करता है, वहाँ पे सारा सिस्टम अलग है, तो कोई क्यों जाएगा वहाँ पे? बस यही एक रीज़न है कि यहाँ पे हमारे पास सीट्स नहीं होती। कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखा है सारी की सारी सीट्स को, तो हमें मिल ही नहीं पाती है। जनरल को। हाँ, और फिर फीस इतनी ज़्यादा रह जाती है, तो कहाँ जाएगा बच्चा? तो इधर मान रहे हैं सरकार ही विफल है। सरकार, अब ये मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं तो अभी बस एक स्टूडेंट हूँ, वो सरकार वो जानती है, लेकिन जो हम पे बीत रही है मैं वही बता सकता हूँ। अगर जैसे कि ये बोलते हैं कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उन पॉपुलेशंस को हैंडल करने के लिए आपको जॉब्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे ना, तो आपको उनको जॉब्स की वैकेंसी देनी चाहिए, इतना तो मैं समझता हूँ। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रोज़गार भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे खाने वाला ज़्यादा बैठा है तो खाना बनाने वाला भी तो चाहिए होगा, उसको भी तो पैसे बनाएंगे तो पैसे मिलेंगे, उसको रोज़गार मिलेगा, सिंपल है ये। बट मैं गवर्नमेंट का वही है कि बॉर्डर के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉर्डर तक पहुंचना हमारे लिए बहुत डेंजर काम है। वहाँ पे जो हमारा 23 डेट से लेके अभी ये 3 तारीख तक, ये जो डेट्स गई हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस था, क्योंकि इंडियन एम्बेसी से किस तरह कांटेक्ट करते थे आप? इंडियन एम्बेसी का ट्विटर साइट पे था, तो उन्होंने अब बोला होता कि हम लोग ट्विटर्स पे अपडेट देते रहेंगे, आप उनको गाइडेंस को पढ़ते रहिएगा और आप उसके हिसाब से चलते रहिएगा। बट जब कॉल्स की बारी आती तो नहीं उठाते हैं, कभी उठा लेते हैं, जो उठाते हैं तो उनको उल्टा जवाब दे देते हैं, बोलते हैं कि हमने किया ही, हम कुछ कर ही नहीं सकते, इंडियन गवर्नमेंट से अगर कुछ ऑर्डर आएगा तब हम तुम्हारे लिए भेजेंगे। एक लड़की की ऑडियो क्लिप है, उसमें वो लड़की पूछती है उनसे कि सर आप लोग यहाँ से हमें इवैक्यूएट कब करेंगे। वो शायद कीव या खारकीव से बोल रही होती, तो बोलती कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमारे पास तो कोई ऑर्डर ही नहीं है। तो बोल रही कि जो बच्चे इंडिया में जाके बोल रहे हैं कि थैंक यू फॉर द एम्बेसी एंड थैंक यू फॉर द गवर्नमेंट, तो वो क्यों बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि वो सारे के सारे बच्चे अपने रिस्क पे बॉर्डर गए हैं, और वो तो अब मीडिया को ना तो आप चलाते हैं ना हम चलाते हैं, जो वो चाहेंगे वो तो वो बोलेंगे, ना आप पे कर रहे हैं मीडिया को, ना हम, उनको कोई बंद नहीं कर सकता है। उन्हें ऐसा बोल रहा है। मतलब इंडियन एम्बेसी नहीं लाएगी, पहले ऑलरेडी बच्चे आ चुके हैं। इंडियन एम्बेसी ने, मैं बता रहा हूँ आपको फिर से, बॉर्डर के बाद उन्होंने हेल्प की है, बॉर्डर के तक नहीं। बॉर्डर तक कुछ हेल्प नहीं है। बॉर्डर पे अगर अब बच्चा मर भी जाता है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट यही है। इंडिया से कितने होंगे? मेरी खुद की यूनिवर्सिटी 2 से 2.5 हज़ार बच्चे हैं, खुद Indians? इंडियंस, सिर्फ इंडियंस, और बाकी की यूनिवर्सिटी से तो पूछो ही मत। और जो बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि वो निकलेंगे कैसे। यहाँ पे अभी हम तो आ जा रहे हैं, जो बॉर्डर क्रॉस कर जा रहे हैं वो सेफ है, लेकिन जो अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको निकालना मेरे हिसाब से एक बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि वहाँ पे इंडियंस के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और वहाँ पे वो लोग पहले ही गुस्सा है इंडियंस से, क्योंकि इंडिया ने उनका सपोर्ट नहीं दिया। तो ऐसा कभी 4 साल में नहीं देखने को मिला, इधर ही अभी हाल ही में। अभी जो भी हुआ यही हुआ, पहले कुछ ऐसा नहीं हुआ था। हो गया जी। तो मुख्य रूप से बात ये है कि ये आज ही आया है वहाँ से। अभी मैंने आके सोया भी नहीं, मैंने जूते भी नहीं निकाले, मैं आज ही आया। सोया, हाँ अभी आया हूँ मैं, जस्ट आज आया सुबह ही मैं अभी। उतरा हूँ 9 बजे की मेरी, यहाँ पे मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से, और मैं अभी यहाँ पे पौने 2 का टाइम, पौने 2 का तो टाइम। पौने दो। जो सिचुएशन है ये उस लाइव ही बताई है, इसने ही बताई, हमने तो कुछ बताया नहीं है। तो अभी भी जो वहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट फंसे हुए हैं ना, तो उसके लिए जो इन्होंने सिचुएशन बताई, तो वो सिचुएशन ये है कि बॉर्डर क्रॉस के बाद जो हेल्प हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो बॉर्डर तक
हेल्प की ज़रूरत है, उसके लिए हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हज़ारों स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं अलग अलग तरीके से। अब ये बता रहा था कि वहाँ पे बंकर में ऊपर से बम बरसे थे ना भाई, हाँ जी, हमारे वहाँ पे मिलिट्री बेसिस को उड़ाया गया है खारकीव के। ऊपर अगर तक बम बरसन लग रहे हैं। अगर आप खारकीव की वीडियोस देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि इतना अच्छा, इतना सुंदर शहर था और उसको अभी पूरा का पूरा उड़ा दिया गया और बच्चे वहीं पे फंसे हुए हैं। मेरी दोस्त से बात हुई, वो खारकीव में था, तो मैंने उससे बोला कि यार हमारे यहाँ पे तो बम फटा है। वो बोलता है बस तुम्हारे वहाँ पे यही हुआ, यहाँ पे आर्मी ने इन्वेड कर लिया, हम लोग निकल भी नहीं सकते कहीं। तो बहुत ही सिचुएशन ख़राब है। तो हम तो सरकार से यही अपील करेंगे और केंद्र सरकार से भी। अभी जैसे हरियाणा सरकार ने एक मुंबई में बनाया है कोई सेंटर, तो मुंबई तो अपने आप आ जाएंगे। मुंबई में सेंटर की ज़रूरत थोड़ी है। मुंबई में तो आने के बाद क्या ज़रूरत है सेंटरमेंट, यहाँ से वो वहाँ तो आ जाएंगे अपना देश आने के बाद। लेकिन कोशिश सरकार को ये करनी चाहिए कि जितना हो सके कि जहाँ लोग फंसे हुए हैं ऑलरेडी और बॉर्डर तक सरकार उनको लेके आने की मेरे ख्याल में कोशिश करे। और जो और भी कई साथियों से मेरी जो वहाँ पे हैं उनसे भी बात जब हो रही है तो वो ये कह रहे हैं बहुत से इलाके तो ऐसे हैं कि या तो बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ रही है, या फिर कहीं पे बम ही बम पड़ रहे हैं, या कई जगह ऐसी हैं कि वहाँ पे धुआं ही धुआं, मतलब पता नहीं कैसे चल रहे हैं वो अपने हिसाब से। मतलब एक बहुत ही अब खतरनाक। जैसे ये वाली फोटो मैंने खींची थी, इसके अंदर मोरक्कन्स बैठे हुए हैं और ये यहाँ पे इंडियंस ये जितने भी खड़े हैं ये तो बहुत कम है। अभी पीछे मेरे से और भी बहुत सारे पीछे हैं बच्चे इसमें। तो इसके अंदर ये मोरक्कन्स को उतरना भी नहीं पड़ रहा है बस से, उनका डायरेक्ट बॉर्डर पास हो रहा है और हम वहाँ पे खड़े हैं 2-2 दिन से। तो इसलिए सरकार से यही विनती है आप लोगों के माध्यम से, मतलब बात जानी चाहिए। हरियाणा के करीब मेरे ख्याल में 2 से 2,500 स्टूडेंट तो और अकेले ये हरियाणा रात के में ही हैं। देखिए आप, स्नोफॉल इतनी होती है यहाँ पे, ये इतनी स्नोफॉल हो रही है वहाँ पे, आप ठिठुर जाएंगे। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं उस टेम्परेचर। वहाँ पे बच्चों के खड़े खड़े 1 मिनट के अंदर अंदर पूरे के पूरे स्नो में ढक जाते हैं, जहाँ जिसमें कि हम लोग 2-2 3-3 पेयर ऑफ कपड़े पहन के रखते हैं, फिर भी वहाँ पे नहीं चलता है ये सब। वहाँ पे बच्चों को फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकती है। अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए फ्रॉस्ट बाइट का तो उनके पैर भी काटने पड़ सकते हैं, इतना ठंड हो सकता है। यहाँ पे स्नो बूट्स में नहीं रुक रहा है। अगर कोई बच्चा, जैसे कि मैंने देखा वहाँ पे जो बच्चे की बस 2 दिन पहले यूक्रेन में आए हैं, जो कि न्यू एडमिशन्स हैं, और उनको वापस भागना पड़ रहा है, तो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वहाँ पे क्या करें। हमें थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती है तो हम लोग खुद को निकाल पाते हैं, लेकिन उन बच्चों का कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो लैंग्वेज का कोर्स साथ ही साथ चल रहा है। लैंग्वेज का कोर्स साथ के साथ चलता है हमारा। अब आपकी डिग्री ये बार सरकार कहती वो कुछ कह ही नहीं रही है सरकार ने, तो बस यही बोला है कि 90% वहाँ से जो भी आते हैं वो फेल होते हैं। अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर वहाँ से 20,000 बच्चे आ रहे हैं और आपको 10% 2,000 भी मिल रहे हैं आपको, इस देश में तो जिसमें डॉक्टर्स की कमी, आपको 2,000 कम लग रहे हैं क्या दूसरे देश से जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं? अगर बच्चा कुछ बाहर से खुद कर रहा है, अगर बाहर जा रहा है तो भी आपको प्रॉब्लम है, और अगर नहीं जाता है तो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे आप सीट नहीं दे रहे हैं, बाहर जाने पे आप ये बोल रहे हैं कि बाहर क्यों जा रहा है। 4th ईयर में हो वो वहाँ मान लो डिग्री पूरी नहीं होती तो क्या समाधान होगा? तो वो तो अब गवर्नमेंट ही बताएंगी। अगर वो रशिया के अंडर चला जाएगा तो अब हम क्या बताएं, हम तो खुद स्टूडेंट्स हैं। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ट्रांसफ़र होंगे, वरना फिर क्योंकि इनके लॉज भी ऐसे ऐसे निकले हुए हैं कि अगर आप ट्रांसफ़र लेके किसी यूनिवर्सिटी से जाएंगे तो फिर आपको एडमिशन नहीं भी दिया जाएगा, आप टेस्ट नहीं दे सकते। यहाँ पे हर बार कुछ ना कुछ नए लॉज निकाल देते हैं हमारे अगेंस्ट। सुन लिया जी। और जहाँ पे जैसे कि ये बोल रहे हैं कि FMG स्टूडेंट्स के लिए कि जो वहाँ से आके यहाँ पे फेल होते हैं, तो उनको ये नहीं दिख रहा है कि हमें वहाँ पे जाने के बाद वहाँ का सिलेबस कवर करना पड़ता है, वहाँ का यूरोपियन एग्ज़ाम हमें क्रॉक देना पड़ता है। क्रॉक 1 होता है जो कि 3 साल में एक बार होता है। अगर आप उसको क्लियर नहीं करते हैं तो आप आगे भी नहीं जाएंगे और आपको 1 ईयर का बैक लगाया जाएगा, और उसके बाद फिर आपको क्रॉक 2 प्रिपेयर करना होता है, वो भी सेम सिस्टम है। और इसके अंदर आपको 3-3 साल का पूरा सिलेबस इनमें आता है, और इनमें से आपको हर एक क्लास अटेंड करनी है, और फिर उसके बाद आपको साथ के साथ यहाँ के MCI की भी प्रिपरेशन करनी है। तो एक बच्चे के लिए इतना सब कुछ हैंडल करना, हम भी इंसान हैं, डॉक्टर ही बन रहे हैं ना हम, और कुछ तो नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए भी बच्चे ही तो जाते हैं वहाँ पे, हमारे ऊपर भी प्रेशर आता है, हमें उसे झेलना पड़ता है बस। तो कोई झेल के निकल रहा है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता, वो सेकंड में कर रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ है भाई। अब आप इतनी मोटी मोटी बुक्स को आपको एक एक चीज़ों को याद रखना पड़ता है, तो हम भी ह्यूमन से, हमसे भी होता है ये सब। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग निकम्मे हैं जो कि हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस का भी हम लोगों को पता है कि कौन कितना पढ़ा हुआ है। जैसे कि हमारे PM साहब में तो सब बोलते हैं कि चाय बेचते थे और PM है। अब हम डॉक्टर बन रहे हैं तो यार
हमें भी तो कुछ पता होगा कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं, आप क्यों उस फील्ड में घुस रहे हैं? तो हम तो यही कहेंगे सरकार से कि वहाँ जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जो कम से कम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो वैसे एयर इंडिया के बस की तो बात है नहीं, सेना का जितना इस्तेमाल हो रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए, और सेना के द्वारा ही मेरे ख्याल में ये हो उसका है, और गवर्नमेंट को बात भी करनी चाहिए। जिस तरह की सिचुएशन ये बता रहा है कि इंडियन को तो वहाँ निकलने ही नहीं दे रहे हैं, मोरक्को वाले और अलग अलग देशों के जो भी लोग हैं वो जिस तरह से निकल रहे हैं, तो सरकार से यही है कि हज़ारों छात्र फंसे हुए हैं, उनके लिए कुछ न कुछ बड़े लेवल पर युद्ध चल रहा है तो युद्ध स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। अभी तो नॉर्मल चल रही है, युद्ध स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सेना को पूरी तरह से लगा के उठे 4 जहाज, तो जितने जहाज हैं अपने पास कमी थोड़ी है जहाज़ की, तो जहाज तो ज़्यादा लगाए जा सकें कम तक में, उसमें जहाज लगाना में कोई ये थोड़ी है कि भाई कोई और अलग से कोई वो बनाना पड़ेगा, जहाज तो है ये खड़े खड़े खराब बनाने हैं, तो जहाज तो लगाए सके हैं। जब 4 जहाज जा सके हैं तो 40 भी जा सके हैं उस जगह पे। और जो सिचुएशन ये बता रहे आप तो बैठ के यहाँ वैसे सोच के हैं, अब जो सिचुएशन तय आ कि भाई जो आप- फंस रहा है तो वो ही बताओगा। अब आप लोगों के सामने गोलियां चलेंगी तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? हमारे सामने चल रही लेकिन हमें वहीं पे खड़ा रहना पड़ रहा है क्योंकि हमें उस जगह से निकलना है। दिन में हमारे सामने 4-4 5-5 बार गोलियां चलती है, कहाँ जाएगा? हम बच्चे ही तो हैं अभी, हम वहाँ पे सोल्जर्स थोड़ी हैं जो कि अगर वो हम पे कुछ करेंगे तो हम उसके अगेंस्ट कुछ करेंगे। और मेन चीज़ वो बॉर्डर है, वहाँ पे अगर हम कुछ करते हैं तो हमें जाने भी नहीं दिया जाएगा, और वो चाहे तो हमें शूट भी कर सकते हैं क्योंकि वो बॉर्डर का एरिया है। बॉर्डर पे कोई खिलवाड़ तो हो नहीं सकता सिक्योरिटी के अगेंस्ट। ठीक है जी, थैंक यू।